नमस्कार दोस्तों, मैं केतन सोलंकी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कैप्टन इंडिया 111 पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर उन व्यूअर्स की हेल्प की जाती है जो कि विदेश वर्क वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू। दोस्तों, अभी तक के जितने भी वीडियो आए हैं उसमें बार बार मैंने आपसे ये बताया है कि 90% एजेंट जो मार्केट में बैठे हैं वो सिर्फ झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी ही चला रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब फेक वैकेंसीज, फेक वर्क वीज़ाज ये बेचने का उनके लिए एक ऑनलाइन मीडियम हो गया है। देखिए, ऑथेंटिक एजेंट भी मिलते हैं बट उतना इजीली वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल जाएंगे दोस्त। और ऑथेंटिक एजेंट और कंसल्टेंट जो होते हैं उनकी कहीं ना कहीं पे ऑफिसेस होती है। तो अगर आप जिस बंदे से काम करवा रहे हैं उसकी अपनी ऑफिस है, सिटिंग है, परमानेंट है, जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से अगर बैठे हैं कंसल्टेंट, तभी आप उस कंसल्टेंट का विश्वास कर सकते हैं कि वो कंसल्टेंट आपका वर्क वीज़ा करवा के देगा। वरना जैसे मैंने आपको बताया 90% तो फ्रॉड ही बैठे हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विदेश जाने का ड्रीम छोड़ दें। आज के वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बाहर काम करके आप किस तरह से अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, कंट्री वाइज वर्क वीज़ा लेने का अलग अलग खर्चा है और कंट्री वाइज, कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर हम खर्च से शुरू करें कि किस कंट्री में जाने का खर्च सबसे कम है, एजेंट लेवल का मैं जो रेट है वो बता रहा हूँ आपको। जो कंसल्टेंट्स, एजेंट्स जो रेट अभी ऑल इंडिया चला रहे हैं उसका एक मैं आपको जनरल एवरेज आज देना चाहता हूं कि कौन सी कंट्री का काम कितने रुपए में हो सकता है और किस कैटेगरी में कितना सैलरीज मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि एक एवरेज अनस्किल्ड पर्सन के लिए किसी भी कंट्री में जाकर काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी डेवलप कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है वो फॉरेन वर्कर इसलिए अलाउ करती है ताकि फॉरेन से एक्सपर्ट आकर उनकी कंट्री में जो गैप है मैन पावर सप्लाई का वो फिल करें। मतलब अगर आप स्किल वर्कर हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं फॉरेन में आपका वर्क वीज़ा लगने का और वर्क मिलने का। आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो है काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, बट स्पेशलिस्ट के लिए। अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, अगर आप कारपेंटर की जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो या प्लम्बर की जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बट वो स्किल सेट आप में नहीं है, आपने इंडिया में जनरल हेल्पर की तौर पे काम किया हुआ है, और अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट अप्लाई कर रहे हो फिर आपके लिए दिक्कत है। फिर आपको जो जॉब कमिट की गई है वहाँ से भी आप पहुँच जाओगे, मगर वहाँ से भी आपको निकाल सकते हैं वो लोग। और अगर आपको रख भी लिया तो आपको सैलरी और बेनिफिट्स कम हो जाएंगे आपके। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि तुरंत ही आपका काम शुरू होने पे तुरंत ही वो लोग भाप लेते हैं कि आपको काम नहीं आता है, तो आपका वर्क वीज़ा कैंसिल भी करने की अथॉरिटी एम्प्लॉयर के पास रहती है। इस केस में ये होता है कि जब लोग जाते हैं झूठ बोलकर, उनके पास स्किल नहीं होती, उसके बावजूद भी जाते हैं, और जब एम्प्लॉयर उनका वीज़ा कैंसिल करवाता है और कंट्री में से जब डिपोर्ट होने की बारी आती है तब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं एजेंट पर। एजेंट ने हमारे साथ धोखा कर दिया, कंसल्टेंट ने हमें फॉल्स कमिटमेंट दे दी। देखिए, ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो भी वर्क वीज़ा
होते हैं उससे पहले ऑफर लेटर आते हैं। ऑफर लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली एम्प्लॉयर ने मेंशन की होती है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग अलग लैंग्वेज में आएगी, कंट्री के हिसाब से उनकी अलग अलग लैंग्वेज में उनका ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। और अगर आप गल्फ़ में, मलेशिया में, यूके, कनाडा, कोई भी इंग्लिश कंट्री में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा वर्क लेटर का या ऑफ़र लेटर का। तो वो जो ऑफ़र लेटर आपको मिलता है शुरू में, वो आप ध्यान से चेक कीजिए उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्योंकि आप वो साइन करके देते हैं। उसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयर की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उससे सहमत है, ठीक है। तो बाद में ब्लेम गेम होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार एजेंट और कंसल्टेंट ही गलत होते हैं, कस्टमर भी अपनी असलियत छुपा के वीज़ा लेके चले जाते हैं विदेशों में और फिर शुरू होते हैं पंगे अगर जॉब से निकाल दिया जाए तो, ठीक है। तो पहले तो अपनी प्रोफाइल क्लियर, जिस भी एजेंट से आप काम कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल क्लियर बताइए, अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ कितनी है, आप क्या काम कर सकते हैं वो क्लियर बताइए उनको, तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे उस हिसाब से जॉब दिलवाने की। और अगर आप कोई भी जॉब लेकर जाते हो तो दोस्तों मेंटली प्रिपेयर रहिए, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको काम करने के लिए बुला रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि विदेश में जाकर ज़िंदगी अच्छी है, पैसा बहुत है, मौज करेंगे, बिल्कुल सही सोच है आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, बट साइमल्टेनियसली आपको काम भी अच्छा करना पड़ेगा और उनके जो भी वर्किंग आवर्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से प्रॉपरली आपसे काम लेंगे। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आपको एज ए वर्कर बुला रहे हैं दोस्त, तो आपसे काम तो करवाएंगे ही और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इस मेंटालिटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ ही कहीं पे भी जाइएगा। और अगर अच्छा पैसा बनाना है तो जिस कंट्री में 8 से 10 घंटे की जॉब है वहाँ पर ओवर टाइम भी कैसे मिल सकता है वो भी सोच के, प्लान करके और फिर आप उस कंट्री का वीज़ा लीजिए, ताकि आपको पता हो उस कंट्री में जाने से पहले कि आपको क्या आउटकम मिलेगा, कितना पैसा आप कमा सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों के मालदीव्स के वीज़ा निकलते हैं फ्रीक्वेंटली। अब मालदीव्स में जो भी वीज़ा निकलते हैं 90% 95% वैकेंसी जो रहती है वो होटल इंडस्ट्री में रहती है। टूरिस्ट आइलैंड है, ऑब्वियस चीज़ है, बट वहाँ की अगर सैलरीज देखी जाए तो जो जनरल ऑब्जर्व किया है, और मालदीव भी जब मैं था तब जब लोगों से मैंने बात करी है, तो ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो एक नॉर्मल वर्कर के लिए, वेटर हो गया, क्लीनर हो गया, 22 से 25 हज़ार की सैलरीज मिल रही है, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल पे जॉब्स कम है, बट मैनेजमेंट लेवल पर भी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी 35-40 हज़ार मिल रही है। उतनी सैलरी तो आप दोस्त इंडिया में भी काम करके उतना पैसा कमा सकते हो। तो आपको कौन सी कंट्री में जाके पैसा कितना मिल रहा है और सामने आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहे हो इंडिया में, ये आपको सोचना ज़रूरी है। आप अपना घर परिवार छोड़कर, आपका होम टाउन, आपका सराउंडिंग, आपके यार दोस्त छोड़कर अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे जो कमा रहे हो और वहाँ पे जो आपको मिलने वाला है उसमें कितना डिफरेंस है ये जरूर देखिए। अगर एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ कि जो मालदीव्स का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर आप इंडिया में 15,000 कमा रहे हो और मालदीव्स में अगर आपको सैलरी मिल रही है 20,000, तो दोस्तों आप ऐसी कंट्री चूज मत करिए। मालदीव्स का जॉब आपको सस्ते में मिल जाएगा। एजेंट्स आपसे मालदीव्स के लिए आई थिंक जब तक मुझे पता है 60 से 70 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। वो वन टाइम फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर 2 साल तक अगर आप वहाँ पे रहते हो तो कई कंपनी आपको रिटर्न टिकट भी देती है। बट इस 2 साल के दौरान आपको किसी भी इमरजेंसी में इंडिया आना पड़े, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आपको अलाउ करती हैं वापस आना, इमरजेंसी केसेस में अलाउ करती है, बट आने जाने का खर्चा आपका रहेगा। वीज़ा चालू रहता है आपका, बट फ्लाइट का खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आपकी फैमिली कंडीशंस देखिए,
सब कुछ प्लान करके आगे आने वाले 2 साल में आपका क्या फैमिली प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब प्लान करके फिर कंट्री चूज़ करिए। आपको मैंने जैसे बताया वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा आपका चालू रहेगा, बट जो खर्चा है आने जाने का वो कई बार एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो सैलरी जैसे मैंने आपको बताया 20-22 हज़ार का सैलरी है मालदीव्स में, अगर आपको इमरजेंसी में आना पड़े तो आपको 17 से 18 हज़ार की तो रिटर्न टिकट ही खरीदनी पड़ेगी। आपको 1 हफ्ते के लिए काम है, आप आओगे रिटर्न टिकट लेकर, तो आपका इतना पैसा तो वैसे ही खर्च हो जाएगा। तो 1 साल की आपकी सेविंग जो है वो करीब करीब ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक मालदीव्स की तो बात करी थी, अब बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, कि जो अभी एज ऑफ नाउ ये जो वीडियो जब मैं बना रहा हूँ सितंबर में, अभी मार्केट में कौन से मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं जो अलग अलग कंसल्टेंट्स चला रहे हैं, जहाँ पे जेन्युइन वैकेंसीज है, ठीक है। तो हम कंट्री बाय कंट्री आपसे बात करेंगे और आप मेज़र कीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा डिफरेंस। देखिए, एक जनरल फेनोमेना ये है कि कहीं किसी भी कंट्री में जाने का खर्चा आप जो देकर जाते हो कंसल्टेंट को, वो खर्चा निकालने में आपके कई कंट्रीज़ में 2 महीने, कई कंट्रीज़ में 4 महीने, कई कंट्रीज़ में 6 महीने और कई कंट्री में साल भर भी लग सकता है। बट सामने अगर आप यहाँ की इनकम और जिस कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हो वहाँ की इनकम का कंपैरिजन करोगे और उसके खर्चे का कंपैरिजन करोगे, तो आप 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में आपका खर्चा निकाल कर बाद में हर महीने आपका कितना बच रहा है, वो कैलकुलेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंट्री वाइज कुछ कंट्रीज़ का आपको एक्सपेंस कितना होता है जाने का, वर्क वीज़ा लेने का, कंसल्टेंट लेवल पे, एजेंट लेवल पे, वो बताऊंगा, और एवरेज सैलरी क्या मिलती है वो भी आपको मैं बताऊंगा कंट्री वाइज, ठीक है, जो कुछ कंट्रीज़ की वैकेंसी अभी चल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया में अब जो सीज़न ओपन हो रहा है उसमें प्लांटेशन वर्कर की डिमांड अभी निकली है। काफ़ी प्लांटेशन वर्कर चाहिए वहाँ पर उनको। जाने का खर्चा मलेशिया में अभी बहुत कम है। अगर आपका कंसल्टेंट आपको 30-35 हज़ार तक अगर भेजने की बात करता है मलेशिया में, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। देखिए, खर्चा मैंने आपको बताया, इतना खर्चे में आप मलेशिया जा सकते हो। ऑन एन एवरेज आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी इंडिया के 25 से 26 हज़ार रुपये, और एकोमोडेशन आपको, ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन आपको कंपनी दे देगी, आपकी जो प्लांटेशन कंपनी है वो, और किचन की कुकिंग फैसिलिटी देगी, खाना नहीं देगी, खाना आपको खुद को बनाना पड़ेगा। सिमिलरली मलेशिया में ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी आपको अभी जॉब मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर जाना चाहें आप, तो आपको ओपन वर्क परमिट भी मिल रहा है, जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जा सकते हो आप। और अगर वहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर पे आउट्स आपको सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे हैं, तो ओपन वर्क परमिट होने की वजह से आप ट्रेड में दूसरी जॉब्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ओपन वर्क परमिट में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपको वर्क वीज़ा इशू करवा रहा है, उसके ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रहेगी। आप अपने दम पे भी उसको फिर बाद में रिन्यू भी करवा सकते हो ओपन वर्क परमिट को। तो ये बात होगी दोस्तों मलेशिया की। जाने का खर्च मैंने बताया ऑन एन एवरेज 30-35 हज़ार रुपये। मेडिकल होता है, पहले मुंबई जाना पड़ता है मेडिकल करवाने के लिए, और फिर मेडिकल का रिजल्ट आने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया मलेशिया का एक्सपेंस और प्रोसेस। और सैलरी जो मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग सैलरी आपको 25 हज़ार के आसपास से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दुबई में। अब दुबई में मैं बात कर रहा हूँ, 2 कैटेगरी की बात करते हैं दुबई में। एक हो गया स्किल वर्कर, वेल्डर हो गए, टाइल फिक्सर हो गए, मैसन हो गए। तो इन सब लोगों के लिए दुबई में जॉब मार्केट अभी बहुत ही बुरा चल रहा है। आपको सैलरी मिलेगी अप्रोक्स 1200 दिरहम, 25 हज़ार से थोड़ा ज़्यादा,
इंडिया के 25,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा। एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, बट खाना आपको प्रोवाइड नहीं करती काफ़ी सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां खाना प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया स्किल वर्कर के लिए। और जाने का खर्च भी उसमें, स्किल वर्कर को जाने का खर्च ऑन एवरेज कंसल्टेंट मार्केट में जो ले रहे हैं वो 70 से 80 हज़ार के करीब लेते हैं। और दुबई में अगर वाइट कॉलर जॉब की बात करें तो दुबई में आपको पता है कि ज्वेलरी शोरूम्स काफ़ी है, गोल्ड सूक में भी, और दूसरे भी 1-2 मार्केट है जहाँ पर काफ़ी सारे ज्वेलरी के शोरूम्स है। वहाँ पर इंडियन फ्लुएंट इंग्लिश वाले लड़के लड़कियों की वैकेंसीज फ्रीक्वेंटली निकलती रहती है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुबई में भी हिंदी चलती है। दुबई में जो परचेज करने वाला एक बड़ा जो कस्टमर क्लास है वो इंडिया से भी है और गल्फ़ कंट्रीज से भी है, और वो लोग भी हिंदी समझते हैं। तो दुबई के गोल्ड मार्केट में जो वैकेंसीज रहती है वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, जो लड़के लड़कियां वहाँ पर जॉब करना चाहें, तो एक खासियत ये है कि अगर लड़कियां भी वहाँ पर अकेली जॉब करना जाना चाहें तो दुबई में, आई मीन यूएई में, वुमेन सेफ्टी के क्राइटेरियाज बहुत अच्छे हैं और वुमेन से रिलेटेड क्राइम ना के बराबर है। तो कोई भी लड़की अगर अकेली जाकर वहाँ पर जॉब करना चाहे तो डेफिनेटली दुबई एक बहुत ही सेफ़ एंड साउंड सिटी है, वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। और इंडियन पॉपुलेशन भी इतनी है वहाँ पर कि अगर आप मार्केट में निकलो तो हर 5-10 मिनट में आपको कोई ना कोई इंडियन तो मिल ही जाएगा, है ना। तो एक दुबई में ये गोल्ड मार्केट में जो शोरूम में गोल्ड के या किसी और ज्वेलरी के शोरूम में जो सेल्स गर्ल या सेल्समैन की जो जॉब रहती है उसमें ऑन एन एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलता है 1500 AED के करीब, जो इंडिया के करीब 34,000 रुपये बनते हैं। और इसमें आपको कंपनी एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दे देती है जनरली। फूड जो है वो आपको अपना खुद अरेंज करना होता है। आपको कई कंपनियां जो आपको एकोमोडेशन देती है उसमें कुकिंग फैसिलिटीज़ दे देती है। आइदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं शेयरिंग में अपने ग्रुप के साथ, दूसरे भी जो एम्प्लॉयर वहाँ पे रहते हैं उसके साथ। और दुबई में टिफ़िन्स भी अवेलेबल है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी है। तो वेज नॉन वेज इंडियन फूड आपको मिल जाता है। आपको अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो भी आपको दुबई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्योर वेज खाना दुबई में टिफ़िन में इजीली मिल जाएगा, जिसका मंथली एक्सपेंस रहता है अराउंड 250 से 300 दिरहम। इंडियन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो करीब 6,000 रुपये के आसपास आपका टिफ़िन पूरे महीने का मिल सकता है आपको। और ये जो वाइट कॉलर जॉब्स है दुबई में, इसमें अकाउंटेंट्स की भी वैकेंसीज फ्रीक्वेंटली रहती है। बैक ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब्स भी फ्रीक्वेंटली निकलती रहती है। उसमें भी सैलरीज स्टार्टिंग, अगर आप इनएक्सपीरियंस हो या थोड़ा बहुत 3-4 महीने का 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरीज इतने ही मिलेंगे स्टार्टिंग इंडिया के 34,000 रुपये के करीब। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, चाहे सेल्स में, चाहे अकाउंटिंग में, चाहे बैक ऑफिस में, तो आपकी सैलरीज भी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरीज भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। ज़्यादातर दुबई की जो कंपनीज है वो इंडिया में ऑनलाइन इंटरव्यू अभी करके बंदे सिलेक्ट कर रही है। और यहाँ पर एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि दुबई में जो कंपनीज जेन्युइनली जॉब ऑफर भी दे रही हैं और बुला रही है बंदों को, उसमें से भी काफ़ी कंपनीज आपको विजिट वीज़ा पर बुला रही है, 2 महीने के विजिट वीज़ा पर बुला रही है और वहाँ पर जाकर आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवा रही है। अब क्योंकि इस टॉपिक पर हम आ चुके हैं तो आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ कि विजिट वीज़ा पर जो आपको दुबई में जॉब दिलाने की बात हो रही है वो 100% जेन्युइन है या नहीं। तो ये दोस्तों केस टू केस वेरी करता है। अगर आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू हुआ है, एजेंट ने आपका इंटरव्यू करवाया है, तो
आप इंटरव्यू के दौरान क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन कंपनी का इंटरव्यू है या नहीं। प्लस आपको ऑफ़र लेटर जब आता है तब उसमें भी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, उसमें भी कॉन्टैक्ट करके कंपनी से आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो ऑफ़र लेटर जेन्युइन है या नहीं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे कभी भी कि विज़िट टू वर्क में दुबई में जो भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उसमें जाना चाहिए या नहीं, या जेन्युइन है या नहीं, तो आपको पता ही है दोस्तों, अपना ये यूट्यूब चैनल इसीलिए है कि आपके साथ होने वाले फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। तो आप अपने ऑफ़र लेटर्स, वीज़ा लेटर्स और वीज़ा प्रोसेस जो है आपकी, या इंटरव्यू प्रोसेस जो है आपकी, आपके जो एजेंट ने बताई है, वो हमारे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर अपना कंसर्न छोड़िए। आपको दिए गए ऑफ़र लेटर्स या वीज़ा लेटर्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी गल्फ़ रिलेटेड जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करके आपको कुछ लिमिटेड वर्किंग आवर्स में या लिमिटेड वर्किंग डेज़ में आपको वेरीफाई करके बता देगी कि वो ऑफ़र लेटर या वीज़ा लेटर जेन्युइन है या फेक है। इस तरह से आप प्रोबेबल जो आप फ्रॉड में फंसने वाला हो उससे बच सकते हैं। ये हमारी कैप्टन इंडिया 111 की जो सर्विसेज हैं वो लेकर, ठीक है। तो एक ये हो गया विजिट टू वर्क में जो बुलाते हैं, उसमें से भी जेन्युइनली वर्क होता है, ये सिस्टम भी राइट है। इस सिस्टम को मना नहीं कर सकते कि विजिट टू वर्क में दुबई में नहीं होता है और आपको वर्क वीज़ा पे ही जाना है, ठीक है। अगर आपको कंपनी अच्छी मिलती है तो वेरिफिकेशन का आप हमारे पे छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत होकर आप दुबई का बाकी का रिमेनिंग पेमेंट जो है आपके कंसल्टेंट को कर सकते हैं। और कंपनी आपको डायरेक्ट वर्क वीज़ा देती है तो समझिए इंटरव्यू के बाद आपको अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो इंटरव्यू के बाद अगर आपको सिलेक्शन होता है तो प्रोसेस ये रहता है कि आपको ऑफ़र लेटर आता है। वो ऑफ़र लेटर आप जब साइन करके स्कैन करके वापस भेजते हैं, उसके कम से कम 15 दिन पकड़ के चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना भी हो सकता है वर्क वीज़ा आते दुबई से। और दोस्तों यही रीज़न है कि जेन्युइन कंपनियां जो भी बुला रही है बंदों को, वो भी आपको कई बार विजिटर वीज़ा पे बुला लेती है, क्योंकि विजिटर वीज़ा दुबई का 4 वर्किंग डेज में निकल जाता है यूजुअली। 2 महीने का विजिटर वीज़ा 4 दिन में आपका दे के आपको तुरंत आपको वो बुला सकते हैं, जॉब पर लगा सकते हैं। वो इस कंडीशन में होता है कि उनके पास इमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हुई हो, और या फिर उनको जल्दी से वैकेंसी फिल करनी हो, तो उस कंडीशन में आपको विजिट वीज़ा पर भी, ज़्यादातर कंपनियां अभी विजिट वीज़ा पर ही बुला रही है। काफ़ी कम कंपनियां हैं जो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे रही है, क्योंकि दुबई में डायरेक्ट वर्क परमिट का खर्चा ज़्यादा है। कितना खर्चा है वो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा मेरे पिछले वीडियो में, जो दुबई का टैक्सी ड्राइवर का जो जॉब ओपनिंग के बारे में जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको वीज़ा का खर्चा पूरा बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो वर्क वीज़ा इसलिए काफ़ी कंपनियां अवॉइड कर रही है। कई बार ये होता है दोस्तों कि जैसे आगे मैंने बताया कि इंटरव्यू क्रैक करना इजी हो जाता है प्रैक्टिकली जब लोग वहाँ पर जाते हैं। अब दुबई में सेल्स सेगमेंट में अगर आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं, तो फैक्ट ये है 12 घंटे की जॉब रहती है। जी हाँ, 12 घंटे की जॉब आपको गोल्ड सूक में करनी पड़ती है। आप चाहे सेल्स में हैं तो आपको स्टैंडिंग जॉब है आपकी, वो स्टैंडिंग जॉब में आपको बायो ब्रेक या टी ब्रेक और दोपहर को लंच ब्रेक जो मिलता है उसी दौरान आपको बैठने मिलता है। आधा पौने घंटे का दोपहर को लंच ब्रेक रहता है, बट क्योंकि 12 घंटे की जॉब है तो शाम को भी आपको 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का ब्रेक ऑलमोस्ट सारी कंपनियां, सारे ज्वेलर्स वाले देते हैं टी कॉफ़ी के लिए, स्नैक्स के लिए। बट ऑन एन एवरेज 12 घंटे की जॉब है। तो अगर गोल्ड सूक में आप जाना चाहते हो एज अ सेल्स पर्सन या अकाउंटेंट, कैशियर की भी जॉब रहती है, बैक ऑफिस असिस्टेंट, तो आपको ऑन एन एवरेज 12 घंटे काम करना है, जिस चीज़ की हमको यहाँ पर इंडिया में यूजुअली आदत नहीं होती।
वी आर नॉट यूज टू वर्क फॉर दिस मैनी आवर्स नॉर्मली। तो पहले वो माइंडसेट करके फिर आप यूएई का जॉब अप्लाई कीजिएगा, और आपके इंटरव्यू में, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपके इंटरव्यू में आप सब क्लैरिफाई करके चलिए। एक दूसरी जनरल चीज़ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है दुबई में, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स का जो हेल्थ कवर रहता है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें सारी बीमारियां कवर नहीं होती। तो एक ये भी सजेशन है, आप दुबई में या यूएई में कहीं पे भी कोई किसी भी जॉब में जा रहे हो तो एक आप अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके चलें। सो आफ्टर यूएई एंड दुबई, हम बात करते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। यूरोपियन कंट्रीज़ में जनरली देखा गया है कि लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। फ्रीडम जो है, सोशल फ्रीडम, वो भी ज़्यादा है। वर्किंग आवर्स एज पर जो ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स जो है स्टैंडर्ड 8 आवर्स के रहते हैं यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में। 5 से 6 डेज़ का ही वर्किंग रहता है, जो कि कई बार गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं होता। दुबई के कई कंपनीज़ ऐसे हैं, कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जो आपको 15 दिन में एक छुट्टी देते हैं या हफ्ते में आधा दिन ही छुट्टी देते हैं। तो ये सब क्लैरिफाई करके चलिएगा। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम यूरोप में अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ वहाँ पर मेंटेन होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। सोशल वैल्यूज़ ज़्यादा है। 8 घंटे का यूजुअली जॉब रहता है। ओवर टाइम आपको जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उसकी नॉर्म्स के हिसाब से आपको रेगुलर मिल जाते हैं, और 5 से 6 दिन का वर्क रहता है। एक छुट्टी तो मिनिमम आपको मिलनी ही मिलनी है, और उस छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको आवरली मिल सकता है। अगर हम बात करें नॉन सेंजन कंट्रीज़, यूरोप की नॉन सेंजन कंट्रीज़, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है आर्मेनिया में काम हो रहा है, रोमानिया में काम चालू है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर हैं। कंट्रीज़ का लैंग्वेज बैरियर भी रहता है। यूरोप में एक सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन वर्कर्स को ये आता है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आना काफ़ी नहीं रहता। यूरोप मीन्स हम यूके को छोड़ के रेस्ट ऑफ द यूरोप की बात करें तो एक आयरलैंड ऐसी कंट्री है, माल्टा ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश में आपका काम हो जाता है, ठीक है। वहाँ की पब्लिक इंग्लिश बोलती भी है, समझती भी है। एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस आता है, बट फिर भी अपना काम हो जाता है। अच्छी पोस्ट पर भी काम मिल सकते हैं, अच्छे वाइट कॉलर जॉब्स भी मिल सकते हैं। आयरलैंड हो गया, माल्टा हो गया। बट जब मैं बात कर रहा था नॉन सेंजन कंट्रीज़ की, तो जैसे मैं बताया आर्मेनिया है, रोमानिया है जिसमें अभी काम चालू है। सर्बिया में भी कुछ एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम हो रहे हैं। तो आपके कंसल्टेंट से आप बात करके वहाँ पर भी आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बट अगर आर्मेनिया और सर्बिया की बात करूं तो आप ज़्यादा सैलरी का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के मत चलिएगा दोस्तों। अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि वहाँ पर आप एक ऑर्डिनरी वर्कर हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, ना आपको कुकिंग आता है, ना आपको कंस्ट्रक्शन में कुछ आता है स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, ना आप बारटेंडर हो, ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं हो आप अगर, तो आपको सैलरीज जो है आप मान के चलिए अगर आर्मेनिया जैसे कंट्री में हम जाते हैं तो इंडिया के 32,000 से लेकर 35,000 तक आपको सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी, जो आपको अगर ऑफर लेटर आता है तो भी, या अगर आप विजिट टू वर्क में जाते हैं तो भी आपको इतना बेसिक सैलरी मिलता है। रोमानिया अगर आप जाते हैं तो रोमानिया में जो एवरेज सैलरी, बेसिक सैलरी है जो है 50 से 55,000 इंडियन रुपीस मिल जाती है। और यूरोप में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर कंपनीज आपको एकोमोडेशन देती हैं, बहुत कम कंपनीज और कंट्रीज़ आपको फूड देती है। और जो भी कंपनीज और कंट्रीज़ फूड देती हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर आपको ड्यूटी मील ही मिलता है। या तो आप वैसे सेगमेंट में काम करो, जैसे कि आप अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो ठीक है, आपको फूड अपना आपका टोटली फ्री हो जाएगा।
बट अगर आप दूसरे किसी फील्ड में हो, इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो, पैकिंग जॉब में हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एक टाइम का जो मील है, ड्यूटी मील, वो ही मिलेगा। रिमेनिंग एक्सपेंस आपका खुद का रहता है। यूरोप की शेंजन कंट्रीज़ में भी अगर जाते हैं आप, वहाँ पर भी आपको फूड का कंसर्न तो रहेगा। और अगर शेंजन कंट्रीज़ की बात करें तो कई कंट्रीज़ तो जैसे माल्टा जैसी फेमस कंट्रीज़ हैं, अभी जो माल्टा जो सब जो सोशल मीडिया वालों ने इतना उड़ा रखा है, इतना हाइप क्रिएट कर रखा है, तो उस कंट्रीज़ में आपको फूड वूड नहीं मिलता है। इवन एकोमोडेशन भी ज़्यादातर कंपनी आपको नहीं देती है। आपको सैलरी में से ही एकोमोडेशन भी मैनेज करना पड़ता है, फूड भी मैनेज करना पड़ता है। तो अगर जैसे हमने माल्टा की बात करी है, तो अब शेंजन कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। शेंजन कंट्रीज़ में पहले नॉन शेंजन कंट्रीज़ में आपको खर्चा बताना रह गया। नॉन शेंजन कंट्रीज़ में आपको सैलरी बता दी मैंने कि 30-35 हज़ार से शुरू करके 50-55 हज़ार तक अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग सैलरीज आपकी रहती है। और एक्सपेंसेस यूरोपियन कंट्रीज़ के हमेशा हाई रहते हैं। मिनिमम किसी भी नॉन शेंजन कंट्री को भी आप पकड़ के चलें तो 3.5 लाख के करीब एजेंट लोग काम कर देते हैं। ये जाता है नॉन शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप टू 5-5.5 लाख तक। और आपको अगर शेंजन कंट्रीज़ में जाना है वर्क वीज़ा पर, तो आपका एक्सपेंस जो रहता है वो शुरू होता है मिनिमम 6 लाख से। जो जनरल मार्केट रेट जो है वो आपको बता रहा हूँ, जो कंसल्टेंट चार्ज कर रहा है। इसमें कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं रहता है। कस्टमर के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से कंसल्टेंट आपको अलग अलग रेट बता सकता है। आपकी जॉब कैटेगरी क्या है, आप जिस कैटेगरी में हो उसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से भी कंसल्टेंट आपको अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। ये मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि इतने एक्सपेंस में जनरली काम होता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें अगर, तो लैंग्वेज का बैरियर जो मैंने बताया आपको, हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बैरियर आपको रहेगा, जिसकी वजह से आपको फ्रंट डेस्क की या कस्टमर रिलेशन की जॉब्स जो हैं जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन आता हो, वैसी जॉब्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि यूरोपियन जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत प्राउड रहते हैं और वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। और जेन्युइनली उनको, ज़्यादातर लोगों को जेन्युइनली इंग्लिश नहीं आती होती। और हम अगर एज ए इंडियन वर्कर हम फॉरेन जा रहे हैं तो हमें ये लगता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो काम हो जाएगा। कई बार ये जो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो मुश्किलें खड़ी कर देता है किसी भी, अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनिशियली डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। बट एक बार आपने अगर वो एडजस्टमेंट पीरियड जो 1 या 2 महीने का रहता है किसी भी कंट्रीज़ में, वो आपने अगर निकाल लिया तो फिर धीरे धीरे आप सेटल हो जाते हैं। शेंजन कंट्रीज़ में अगर सैलरीज़ की बात करें तो एक मिनिमम वेज की अगर जो बात करके हम चलते हैं तो 650 यूरो मिनिमम आपको किसी भी शेंजन कंट्रीज़ में किसी भी जॉब में मिल जाएंगे। ये हेल्पर कैटेगरी ही क्यों ना हो गई, चाहे आप जनरल हेल्पर हो, चाहे आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट वगैरह में क्लीनर का काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में क्लीनर का भी काम कर रहे हो, तो भी 650 यूरो से मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है अलग अलग शेंजन कंट्रीज़ में। और अप टू 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 यूरो तक आपकी सैलरी जाती है। वो डिपेंड करती है आप किस सेगमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। इवन आप आईटी में जाते हो, आईटी इंडस्ट्री में, तो आपकी सैलरी 5000, 6000 यूरो से भी स्टार्ट होती है। तो इस हिसाब से आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं एक्सपेंसेस और सैलरीज। आप शेंजन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग कंट्रीज़ की जो एवरेज इनकम जो है वो अलग अलग रहती है। तो आप जिस हिसाब से खर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से उतनी सैलरी मिल रही है कि नहीं, ये खास अपने आप कंसल्टेंट से डिस्कस करके फिर आगे डिसीजन लीजिए कि किस कंट्री में आपको जाना चाहिए और वहाँ के वर्क नॉर्म्स क्या है। एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों, ये यूरोपियन वर्क वीज़ा के बारे में जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप किसी भी कंसल्टेंट से इस बात पर मत अटकिएगा कि आपको 1 साल का वीज़ा मिला है। जनरली यूरोप में कॉमन रूल्स यही है कि 1 साल का वर्क वीज़ा इशू होता है और वो एनुअली रिन्यू होता है।
आप कंपनी के ऑफर लेटर पे फोकस कीजिएगा कि वो आपको कितने साल का दिया है, 2 साल का दिया है, 3 साल का दिया है। पोलैंड जैसी कंट्री में 3 साल का वर्क वीज़ा इशू करते हैं। तो अगर 3 साल का वर्क वीज़ा इशू करते हैं और आपके वीज़ा पे 1 साल का लिखा हुआ है तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये जो आपका एनुअल रिन्यूअल जो है वो जितने टाइम आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो आपकी कंपनी ही आपको रिन्यू करवा के देगी। तो उसमें हर बार ज़रूरी नहीं है कि एजेंट आपको बेवकूफ़ी बना रहा हो या गलत ही बता रहा हो। ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो ये हो गई रेस्ट ऑफ द यूरोप अगर बोले तो उसकी बात। फिर अभी यूके में टायर 2 और टायर 5 वीज़ा के प्रोग्राम चल रहे हैं। यूके में टायर 2 की अगर बात करें तो उसके लिए हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, और टायर 2 और टायर 5 दोनों के लिए। और कनाडा में भी जो इन्वेस्टमेंट बेस पर जो पीआर वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं उसका भी बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे। तो ये आज का वीडियो इसलिए था कि आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा और आपको कितनी सैलरीज मिलती है ऑन एन एवरेज, और आपकी कितनी सेविंग होगी वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो दोस्तों आपको इस अलग अलग कंट्रीज़ के कोई भी अगर वीज़ा ऑफर लेटर देता है और आपको डाउट है कि आपका एजेंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, आप हमें कॉल कीजिए। रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप का बिजनेस प्रोफाइल है उस पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, तो हम आपको ज़्यादा अच्छी तरह से कैटर कर पाएंगे। क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं दोस्तों के सारे कॉल्स एक टाइम पर लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार टीम अगर बिजी रहती है तो कॉल उठा भी नहीं पाती है, मगर आपने अगर वॉइस मैसेज छोड़ा है या टेक्स्ट मैसेज छोड़ा है तो उसका रिप्लाई आपको कभी भी मिल जाएगा। हमारे वर्किंग आवर्स मंडे से फ्राइडे तक ही हैं, तो आपको मंडे से फ्राइडे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपके जो क्वेरीज हैं वीज़ा की, ऑफर लेटर की, ये जेन्युइन है या नहीं, वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। और उसके लिए जो भी नॉमिनल फीस जो है वो आपको हमारे कंसल्टेंट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देंगे कि ये वेरीफाई करने की फ़ीस क्या रहेगी। ओके दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।